बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। बिल आखिर काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट का नया 5 रुकनी बेंच बनाकर 63A के नजरसानी के मामले पर समाअत का आगाज़ कर ही दिया और कई हवालों से इसको आप गैर आइनी कह सकते हैं। उसकी बुनियाद यानी मेरे ये कहने की बुनियाद जो है वो कल का मुनीब अख्तर साहब का ख़त है, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ये समझते हैं कि कल जो आज जो कुछ हुआ है ये जिस ऑर्डर की बुनियाद पर हुआ है वो हो ही नहीं सकता था। यानी आज जो कुछ हुआ है ये कल के 4 रुकनी बेंच यानी जो कि 5 रुकनी बेंच था उसमें से 4 जजेस ने बैठकर समाअत करके ऑर्डर जारी कर दिया। ये ऑर्डर कानूनी माहिरीन की राय में जारी नहीं किया जा सकता था, ऑर्डर ऑफ द डे जारी हो ही नहीं सकता था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी रात रजिस्ट्रार को कल रात में एक खत लिखा था और उस खत में उन्होंने कहा था कि मेरे बगैर यानी बेंच के मुकम्मल किए बगैर कैसे ये फैसला जारी कर दिया गया है। और आज कल के इस ऑर्डर का हवाला देकर नया बेंच तश्कील दिया गया, उसका हवाला देकर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में वजाहत भी दी और उन्होंने बताया कि क्या हुआ है। देखिए, आज 11:30 बजे समाअत होना थी लेकिन 12 बजे बेंच आया, आज भी आधे घंटे की ताख़ीर से। जस्टिस काजी फाइज ईसा उसको हेड कर रहे थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को आज बेंच में शामिल किया गया है और बिल्कुल यही तवक्को थी कि काजी फाइज साहब अपने जो है वो हम ख्याल जजेस में से एक और जज का इजाफा करेंगे और बेंच बना देंगे। लेकिन नईम अख्तर अफगान को ही क्यों शामिल किया गया, इसकी वजाहत बहरहाल उन्होंने करना मुनासिब समझी और आज चीफ जस्टिस ने इसकी वजाहत भी की है। देखिए, चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा कि कल हमने एक ऑर्डर पास किया था, वो ऑर्डर जो जस्टिस मुनीब अख्तर की राय में और बहुत सारे कानूनी माहिरीन की राय में ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता था, वो ऑर्डर पास ही नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेंच पूरा नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कल हमने एक ऑर्डर पास किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी वो ऑर्डर हमने भेजा और कहा कि वो इस बेंच को ज्वाइन करें, लेकिन उन्होंने अपनी वही पोजीशन बरकरार रखी। ये समाअत के आगाज़ में चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब कल 2 बजे के ऑनवर्ड अब तक की होने वाली जितनी जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर या बैकएंड पर जो कुछ होता रहा है उसको वो एक्सप्लेन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि जैसे मुनीब अख्तर को हमने वो कल का ऑर्डर भेजा और उनसे कहा कि आप इसको ज्वाइन करें बेंच को, उन्होंने अपनी वही पोजीशन बरकरार रखी। फिर हमने कमेटी को भेजा कि क्या किया जाए। फिर जस्टिस मंसूर से कहा गया कि वो कमेटी को ज्वाइन करें, कमेटी को नए सिरे से बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया। जस्टिस मंसूर साहब को भेजा गया लेकिन जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे या उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी नहीं दी। कमेटी मीटिंग सुबह 9 बजे के लिए वो कहते हैं कि शेड्यूल थी। जस्टिस मंसूर का इंतज़ार किया गया, वो नहीं आए, उनके ऑफिस से रब्ता किया गया, उन्होंने कमेटी मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि फिर मैंने दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा कि दूसरे किसी बेंच से जज को उठाकर लाऊं, इसलिए मैंने अपने ही बेंच में जो दूसरे सीनियर जज थे उनको अपने इस 5 रुकनी बेंच में शामिल कर लिया जो कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान है। तो ये वजाहत काजी फाइसा साहब ने दी कि जी मैं कल से लेकर अब तक पहले जस्टिस मुनीब से कहता रहा कि वो ज्वाइन करें, फिर कमेटी का इजलास हुआ, जस्टिस मंसूर से कहा गया कि वो ज्वाइन करें और कमेटी के इजलास में बैठें। कमेटी का इजलास भी जो है वो सुबह 9 बजे शेड्यूल था। जस्टिस मंसूर बार बार कहने के बावजूद उस कमेटी इजलास में नहीं आए। फिर जो कमेटी अवेलेबल थी यानी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फाइसा, इन दोनों ने मिलकर फिर एक नया बेंच तश्कील दिया और उस नए बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को डालकर आज की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वो अलग बात है कि जस्टिस नईम अख्तर अफगान आज की 1.5 घंटे की प्रोसीडिंग में एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, अमीनुद्दीन साहब भी एक लफ्ज़ भी नहीं बोले, मज़हर आलम मियां खेल भी एक लफ्ज़ भी नहीं बोले और ज़्यादातर सवालात चीफ जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ही करते रहे। अच्छा, चीफ जस्टिस ने ये वजाहत करने के बाद कहा कि अब आप हमें ब्रीफ करना शुरू करें क्योंकि हम में से 3 लोग पहले बेंच का हिस्सा नहीं थे। 3 लोग यानी खुद काजी फाइसा और नईम अख्तर अफगान और अमीनुद्दीन, ये चूँकि पिछले बेंच का हिस्सा नहीं थे तो उन्होंने कहा कि हमें आप ब्रीफ कर दें। तो फिर जो है वो अली ज़फ़र साहब, इससे पहले कि ब्रीफिंग का आगाज़ होता, अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर रेज़ करना चाहता हूँ। फाइसा साहब ने कहा कि प्लीज़ टेक योर सीट, आपका जब वक्त आए, मौका आए तब आप बात कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने आर्गूमेंट्स नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्शन रेज़ करना। उन्होंने कहा नहीं, प्लीज़ टेक योर सीट। फिर वो कुछ बोलना चाहते थे अली ज़फ़र, तो काजी फाइसा ने कहा कि प्लीज़ टेक योर सीट। अली ज़फ़र ने इसके बावजूद इंसिस्ट किया कि मुझे एक जुमला बोलने दें और काजी फाइसा साहब ने इंसिस्ट किया कि प्लीज़ टेक योर सीट और उनको एक लफ्ज़ भी अदा नहीं करने दिया और कहा कि आपकी बारी आएगी, जब आपको सुनेंगे तो फिर कहिएगा। हालांकि ये मुमकिन था कि चीफ जस्टिस कहते कि हाँ चले कह लें, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो सुनते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, एक जुमला उनको कहने की इजाज़त दे देते और फिर कह देते कि चलिए अब आपकी बात हमने सुन ली है, इसका जवाब हम बाद में देंगे या बाद में बात करेंगे, अब आप बैठ जाइए।
लेकिन काजी फैसल साहब ने ये नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ टेक योर सीट और उनको ज़बरदस्ती बैठने पर मजबूर किया और फिर जाकर अली ज़फ़र साहब बैठ गए। अली ज़फ़र आज पीटीआई की तरफ से वाहिद रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, अगरचे न्याजुल्लाह न्याजी उनके साथ थे, लेकिन पीटीआई की तरफ से और कोई लीडरशिप या कोई और सीनियर वकील पीटीआई की तरफ से मौजूद नहीं था आज की इस समाअत के मौके पर। ब्रीफ किया गया, शहजाद शौकत साहब की तरफ से बताया गया कि फैसला कब आया था, पटिशन कब हुई थी, मैं उस डिटेल्स में नहीं जाता। फिर उन्होंने सारा जो है वो उन्होंने बताया कि दूसरी पटिशन कब आई, तीसरी कब आई और ये फैसला कब आया था, पूरी डिटेल्स उन्होंने, वो तारीखें और सेक्शंस और कौन कौन सी पटिशन किस आर्टिकल के तहत दायर हुई, कौन सी 184(3) के तहत आई, कौन सी 186 के तहत आई, तो ये एक डिस्कशन चलती रही। फिर उसके बाद जो शहजाद शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आगाज़ किया आर्टिकल 63A से पढ़ के सुनाया और कहा कि एक जमात के मेंबर्स को किन किन मौके पर अपनी पार्टी पॉलिसी का ख्याल रखना होता है और कौन कौन सी पार्टी पॉलिसी के मौके पर अगर वो वोट कहीं और डाल देगा तो उस पर डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है। तो 63A को उन्होंने पढ़ के सुनाया। शहजाद शौकत ने कहा कि आइन में मेंबर को डी सीट करने का तरीकाकार दिया गया है, मगर ये जजमेंट हैरानकुन तौर पर यह कहती है कि वोट शुमार ही नहीं होगा। तो यहाँ से दरअसल उन्होंने अपनी इस पूरी बात का आगाज़ किया जिसके ऊपर उनकी ये दरख्वास्त बेस कर रही थी। जमाल खान मंदुखेल साहब का नुक्ता ये था, उन्होंने कहा कि अगर कोई मेंबर अपने ज़मीर से हट कर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट कर देता है, यानी करना वो कुछ और चाह रहा है, उसका ज़मीर कुछ और कह रहा है, लेकिन पाबंदी है कि पार्टी ने जो कहा है वही करें, तो फिर इसका मतलब है कि वो तो अपने ज़मीर के खिलाफ वोट डाल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे। ये एक नुक्ता जमाल खान मंदुखेल साहब ने उठाया। शहजाद शौकत साहब ने कहा कि हियर वी आर री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जजमेंट आई है इसने तो कॉन्स्टिट्यूशन को री राइट कर दिया है। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये पटिशन कब फाइल हुई थी। शहजाद शौकत साहब ने कहा कि 18 मार्च 2002 को जो है वो नहीं, ये जो दरख्वास्त बुनियादी तौर पर आई थी ये 63A वाली, वो कब हुई थी, उन्होंने कहा 18 मार्च 2002 को। तो उन्होंने पूछा कि चीफ साहब ने पूछा कि तब प्रेसिडेंट कौन था, तो उन्होंने कहा कि एहसन भून साहब प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद कौन आया, फिर बताया गया कि आबिद ज़ुबैरी प्रेसिडेंट बन गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसके बाद कौन आया, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं आया हूँ। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि आबिद ज़ुबैरी आप ही के कैंप से थे, तो शहजाद शौकत साहब ने कहा कि नहीं, मैं और एहसन भून जो कि मेरे साथ खड़े हैं, एहसन भून भी उठकर फिर उनके साथ आ गए। तो उन्होंने कहा मैं और एहसन भून जो साथ खड़े हैं हम दोनों एक कैंप से हैं, आबिद ज़ुबैरी दूसरे कैंप से हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा, तो फिर आबिद ज़ुबैरी ने भी ये सदर बनने के बाद भी इस पिटीशन को विड्रॉ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ऐसा ही है, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो ये सारी डिस्कशन करके चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये नुक्ता इस्टेब्लिश किया कि देखिए, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जो ये वाला कैंप है उसको एतराज़ है, ना वो वाला कैंप एतराज़ है। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन खुद ही ये ड्रॉ किया चीफ जस्टिस ने कि इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम धड़े इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये पटिशन नज़रसानी की दरख्वास्त दायर होनी चाहिए थी। तो ये उन्होंने नुक्ता ड्रॉ किया और ये नुक्ता जो है उन्होंने आखिर में जाके इसको रिपीट भी किया कि देखिए, चूंकि मौजूदा और उससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं वो अगर एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हैं तो इसका मतलब यह है कि ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कौन कौन सपोर्ट में है और कौन कौन इसको अपोज कर रहा है। तो फिर लोग आ गए, फारूक एशनाक आए कि हम भी यानी इस पटिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, नज़रसानी की दरख्वास्त को सपोर्ट कर रहे हैं। फारूक एशनाक साहब ने कहा कि मैं एक और नुक्ता भी इस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ शख्स का जो वोट है उसको देने पर कोई रुकन डी सीट कैसे हो जाएगा और ये सीट वैकेंट नहीं होगी अगर उसका वोट शुमार कर लिया जाएगा। यानी उन्होंने आर्गूमेंट ये दिया बेसिकली कि अगर किसी शख्स को आप वोट शुमार ही नहीं करते तो फिर तो उसको डी सीट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस फैसले में तो कह दिया गया कि जी अगर कोई मुनहरिफ रुकन वोट देगा तो उसका वोट भी शुमार नहीं होगा और उसको डी सीट भी कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब वोट काउंट ही नहीं कर रहे तो फिर डी सीट क्यों कर रहे हैं। ये फारूक एश नाइक ने अपना एक नुक्ता मुख्तसरन रखा। फारूक नाइक साहब ने कहा कि हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, हम वॉलंटियरली आए हैं। अगर कोई हमारी हाजिरी लगा लें ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी नोटिस इनको जारी कर दिया गया और हमें जारी नहीं किया गया। तो उस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी मुझे इस पर अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस लेनी है, यानी इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मुझे इस पर अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेनी है और इसलिए वक्त दिया जाए। यानी कल का चीफ जस्टिस चूँकि रखना चाह रहे थे तो अली ज़फ़र चाहते थे कि कल ना रखा जाए और कल वो कहते हैं कल तो मैं जाऊँगा इमरान खान से मिलूंगा और मिल के इंस्ट्रक्शन लेकर आऊँगा। तो उस पर चीफ जस्टिस जो कि इस केस को जल्दी वाइंड अप करना चाहते हैं
और जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश में हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर आपको इंस्ट्रक्शंस लेने की ज़रूरत क्या है, ये तो आईनी तशरीह का मामला है, तो आइन पर तो वही तशरीह होगी ना जो होगी, उसमें आपको अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि दिस इशू, चीफ जस्टिस ने कहा कि दिस इशू इज़ वाइडली रिपोर्टेड ऑन डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। वो कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया, सब मीडिया पर ये एक वाइडली रिपोर्टेड इशू है, सबके इल्म में है, और अगर कोई आकर इसका हिस्सा बनना चाहता है और कोई आकर इसमें फरीक बनना चाहता है तो वो बन जाए। हम हर एक के घर का दरवाज़ा खटखटाकर तो उसको नोटिस नहीं कर सकते कि वो आए और इसका हिस्सा बने। तो वो ये चीफ जस्टिस का नुक्ता था यहाँ पर कि नोटिस करने की इस केस में ज़रूरत ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी अगर उस वक्त के प्रेसिडेंट अगर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आ जाएं, कौन उन्हें रोकता है, हु इज स्टॉपिंग है। तो ये उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा। अली जफर साहब ने कहा कि सर पार्टीज को तो नोटिस देना चाहिए, देना होता है। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि कोई आना चाहता है तो आ जाए, किसी को रोका नहीं गया है ना रोका जाएगा। जमाल खान मंदूखैल साहब ने कहा कि आप पीटीए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अली जफर ने कहा कि नहीं जनाब, मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे अभी पावर ऑफ अटर्नी लेना है। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर कहा कि यानी यहाँ टाइम चाह रहे थे अली जफर कि मुझे पावर ऑफ अटर्नी लेने के लिए टाइम दिया जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हम आपको जब अलाउ कर रहे हैं कि चाहे आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करें, चाहे आप इमरान खान को रिप्रेजेंट करें, चाहे आप जिसे भी रिप्रेजेंट करें, और हम आपको कह रहे हैं कि आपको पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत भी नहीं है, हम आपको सुन लेंगे, तो फिर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, फिर आपको क्या जरूरत है पावर ऑफ अटर्नी की। यानी काजी फैसल साहब को महसूस हुआ कि अगर हम इनको पावर ऑफ अटर्नी लाने का कहेंगे तो ये 2 दिन मांग लेंगे, ये वक्त मांगेंगे, और वक्त हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हम बगैर पावर ऑफ अटर्नी की सुन लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन वक्त ना मांगो। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप सेनेटर भी तो हैं, तो जब आप सेनेटर हैं फिर तो आप इतने, यानी उनके कहने का मतलब था कि आप इतने मुकद्दस हस्ती हैं, आप इतने मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, आप सेनेटर हैं, आपको क्या ज़रूरत है पावर ऑफ अटर्नी लाने की, कि बस गल मुकाओ, टाइम ना लाओ। ये काजी फैसल साहब का मतबा नज़र था। तो ये फिर जो है कल इसको 11:30 बजे तक के लिए जो है वो मुकर्रर किया गया है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे आईनी सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये कि आज जो बेंच हुआ है नया कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर, और जाहिर है ये कल के ऑर्डर की बुनियाद पर सारी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, तो क्या कल का ऑर्डर ठीक तरीके से जो है वो पास हुआ है, क्योंकि कल का ऑर्डर पास हो ही नहीं सकता था क्योंकि कल बेंच ही मौजूद नहीं था। जब बेंच ही नहीं था तो फिर ऑर्डर कैसे पास हो गया, ऑर्डर पास हो गया तो उसकी बुनियाद पर आज की सारी अमल दरामद कैसे हो गया। और फिर लाइक माइंडेड जजेस को, हम ख्याल जजेस को बिठाकर आप इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। और देखिए 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं काजी फैसल साहब के लिए मौजूदा सियासी सूरत हाल में। एक तो यह है कि क्या काजी फैसल साहब अगर जो हमारे इल्म में अब खबरें आ रही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मौलाना फजल रहमान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान काजी फाइज ईसा को सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी वो नहीं चाहते कि काजी फाइज कंटिन्यू करें। और ये बज़ाहिर ऐसा लगता है, या मुल्क में बहुत बड़े पैमाने पर यह राय मौजूद है कि काजी फैसल साहब ये जल्दबाजी में जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको आईनी तरमीम में वोट हासिल हो जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अगर नहीं चाहेंगे तो काजी फैसल साहब कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो सोचिए कि ये सब कुछ करने के बाद भी अगर काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन ना मिली तो क्या होगा। सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि काजी फैसल साहब बहरहाल कर तो सारा कुछ अपनी एक्सटेंशन के लिए रहे हैं, ये एक आम तासुर ये है। तो फिर ये क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आप अलाउ कर देते हैं अपने इस फैसले में, 2 दिन में समेट देंगे, आप कहेंगे कि जी कोई भी शख्स वोट कर सकता है अपने ज़मीर के मुताबिक और उसका वोट काउंट भी होगा, यही फैसला आने जा रहा है ना, और 5 सिफर से आने जा रहा है। अब तो हमें पहले पता चल रहा है सबको कि फैसला क्या आने जा रहा है और 5 सिफर से आने जा रहा है। 5 हो गए, 5 जज कहेंगे कि वोट काउंट होगा। तो जब 5 के 5 जज ये कहने जा रहे हैं कि वोट मुहर्रिफ शख्स का काउंट होगा, फिर भी अगर किसी ने काजी फैसल के लिए की जाने वाली आईनी तरमीम पर वोट ना किया तो कितनी सुबकी होगी। यानी आप सोचें ना कि इसके बावजूद ऑप्शन सामने आ जाए पीटीआई के लोगों के कि जी हाँ ठीक है हमारा वोट काउंट होगा, और शायद हम डी सीट भी ना हो, या डी सीट हो जाए तो दोबारा इलेक्शन में जाएं, तो क्या फिर भी अगर पीटीआई के लोगों ने बिकने से इनकार कर दिया, क्योंकि देखिए 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी तो उन्होंने पीएमएलएन को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था ना, अपोजिशन में बैठना पसंद किया, अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी और कहा कि नहीं हम अपोजिशन ही में बैठेंगे। तो ये 2 सवाल काजी साहब को आज सोचने चाहिए। एक, उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी मेरी एक्सटेंशन ना हुई तो मैं किस सुबकी से गुजरूंगा, और अगर मैं ये अलाउ कर रहा हूँ कि आप मुनहरिफ शख्स का वोट काउंट करें और फिर भी अगर किसी ने वोट ना दिया दूसरी पार्टी के लोगों ने तो क्या होगा।
तो ये दोनों सवाल इस वक्त मौजूदा हालात में बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसके दोनों के कभी इम्कानात मौजूद हैं। अब देखिए कल 11:30 बजे ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। कहा गया है कि तैयारी करके आएँ। कहा गया है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमसे कहा गया कि नज़ीर लेकर आएँ दूसरे मुल्कों की जो में क्या चलता है, अमेरिका में क्या होता है, कनाडा में क्या होता है, इंडिया में क्या है, दूसरे ममालिक में इस हवाले से किस को फॉलो किया जाता है, किस रूल को फॉलो किया जाता है, ये मंगवाई गई हैं। फिर फारूक एजनाइब भी कुछ ना कुछ बोलेंगे और अली ज़फ़र साहब बोलेंगे। तो कल नहीं तो परसों इसको शायद कंक्लूड कर दिया जाए और उसके बाद जो है वो 7 और 8 को हुकूमत इजलास बुलाना चाहती है। उससे पहले पहले काजी फैसल साहब का टारगेट है कि इजलास से पहले पहले मैं इसका फैसला सुना दूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।